गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना जो टॉपिक है वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। इससे पूर्व अपन ने संसदीय शासन व्यवस्था की चर्चा करी और उसको समझने का प्रयास किया और ये स्पष्ट किया कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में शासन शक्ति के प्रयोग के संस्थागत व्यवस्था को हम सरकार कहते हैं और सरकार के तीनों अंग सम्मिलित रूप से शासन शक्ति के प्रयोगकर्ता और संचालक होते हैं। सरकार के इन तीनों अंगों के आपसी संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों के दो प्रतिमान विश्व में विकसित हुए हैं। चूँकि न्यायपालिका का कार्य एक विशिष्ट और तकनीकी होने के कारण हर राजनीतिक व्यवस्था में इसे पृथक नहीं तो कम से कम रखने की व्यवस्था की गई है। अतः सरकार के अंगों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों को ही प्रमुखता दी जाती है। यानी इन दोनों अंगों के संबंधों के आधार पर ही विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, एक संसदीय और दूसरी अध्यक्षीय। संसदीय शासन व्यवस्था का उदाहरण भारत का संविधान और ब्रिटेन का संविधान। इस संसदीय शासन व्यवस्था को कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय और उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को हमने स्पष्ट किया और यह कहा कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध, कार्यपालिका का दोहरा स्वरूप, राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति और कार्यपालिका राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं ब्रिटेन और भारत के संविधान में पाई जाती हैं। इसलिए इस व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। कौन सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च है। आज का अपना टॉपिक इसी क्रम में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, ठीक इसके विपरीत। जैसा कि गार्नर ने स्पष्ट किया कि यह वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी अवधि, शक्तियों और कार्यों के संबंध में व्यवस्थापिका से बिल्कुल स्वतंत्र रहती है। व्यवस्था का प्रधान राष्ट्रपति होता है जो प्रजा द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। वह कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है और संविधान द्वारा निर्धारित समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वह करता है। उसकी शक्तियाँ कहीं भी बटी हुई नहीं होती हैं। वह न तो विधानमंडल का भाग होता है और न ही उसके प्रति उत्तरदायी रहता है। वह अपनी सहायता के लिए कुछ व्यक्तियों का सलाहकार मंडल बनाता है और इसका प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंती वो अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकता है। इसमें व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यह निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है और निश्चित अवधि पूर्ण होने पर यह भंग होती है। व्यवस्थापन कार्य में राष्ट्रपति पर आश्रित नहीं होती। समस्त व्यवस्थापन अधिकार इसमें निहित होते हैं और इसी तरह कार्यपालिका शक्तियों के लिए एक पृथक और एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है और यह व्यवस्था शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उदाहरण अमेरिका का संविधान। ये गार्नर की परिभाषा हमें स्पष्ट करी, अर्थात इसकी इस परिभाषा के आधार पर जो विशेषता हमें देखने को मिली उसमें सर्वप्रथम कार्यपालिका की जो कार्य करने की अवधि है वो निश्चित होती है। यानी समय से पूर्व इसको भंग नहीं किया जा सकता। एक निश्चित समय के लिए अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्य होता है। दूसरा जो इसकी विशेषता है शासन में स्थायित्व, क्योंकि जब कार्य अवधि निश्चित है तो शासन में क्या पाया जाता है? स्थायित्व पाया जाता है। और तीसरी विशेषता कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्रित रहती है, अर्थात यहाँ संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति केवल एक सत्ता और वह सत्ता कौन है? राष्ट्रपति। और इसके विपरीत यदि हमने देखे तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका शक्तियों का दो सत्ताओं में विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष है और वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। इसके साथ साथ शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के कारण शक्ति का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया।
शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा है, शासन की तीनों शक्तियाँ अलग अलग सत्ताओं में विभाजित होना है और शक्ति का अनेक केंद्रों में होना, ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। अब अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता देखी हमने, तो हमको इसके कुछ दोष भी देखने चाहिए। नंबर 1 दोष, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में किसी प्रकार का कोई भी सामंजस्य नहीं रहता। जैसा कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था में देखा, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका में से होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका अपने पद पर व्यवस्थापिका के विश्वास पर ही बनी रहती है, यानी दोनों का घनिष्ठ संबंध है। ठीक इसके विपरीत अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की एक बहुत बड़ी बुराई या हम दोष कह सकते हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में किसी प्रकार का कोई भी सामंजस्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरे इसका जो दोष है या बुराई कह सकते हैं, कुछ कमी देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तरदायित्व का अभाव है। और संसदीय शासन व्यवस्था हम तुलना के रूप में देखें तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है, यहाँ पर स्थायित्व का शासन देखा गया है। तीसरी आलोचना या दोष या कमी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की कि इसमें लचीलेपन का, परिवर्तनशील का अभाव है। ये संविधान कैसा है? कठोर संविधान है, जिसमें आसानी से किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और संसदीय शासन व्यवस्था में लचीलापन भी है, परिवर्तनशीलता का गुण भी पाया जाता है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रणाली में शक्ति बिखरी हुई होती है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और निर्वाचक एक सूत्र में बंधे हुए नहीं होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक शक्ति में केंद्र इधर उधर बिखरे रहते हैं, खिसकते रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी देखने को मिलता है, या स्पष्ट रूप से इसको अपनाया गया है। अमेरिका का संविधान का हम उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं कि किस प्रकार अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। हम इस अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले मतदाता में चुनते हैं, किसको चुनते हैं वोटर्स? व्यवस्थापिका को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को। और चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसको? जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। और राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करता है मंत्रिमंडल को, और मंत्रिमंडल फिर क्या करते हैं? अपने विभागों के माध्यम से प्रशासन का संचालन करते हैं। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अध्यक्ष कौन है? एक व्यक्ति। संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित है, और संसदीय शासन में संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति 2 सत्ताओं में विभाजित है। तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर विश्व में 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। जैसा कि दोनों शासन व्यवस्थाओं के नाम से स्पष्ट है, संसदीय यानी किसकी सर्वोच्चता? संसद की। अध्यक्षीय यानी किसकी सर्वोच्चता? अध्यक्ष की। और इंग्लैंड का संविधान और भारत का संविधान संसद की सर्वोच्चता के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था का उदाहरण इन दोनों देशों का संविधान है, और अमेरिका का संविधान अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है। धन्यवाद।